गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज आप लोगों के बीच एक ऐसे मुद्दे को ला रहा हूं जो कि वर्तमान में चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ नज़रिए हैं मेरे, हमेशा की तरह इसमें कुछ नए। उम्मीद करूंगा कि आप सब उस पर सोचेंगे। और वो मुद्दा है किसान आंदोलन का जो आजकल चल रहा है। अब मैं यहाँ पे कृषि बिल पे बोलने नहीं बैठा हूं कि कृषि बिल क्या करेगा, किसान आंदोलन स्पॉन्सर्ड है कि नहीं है, मैं इस पे भी बात करने नहीं बैठा। मैं यहाँ पे बात करने बैठा हूं सबसे बड़े जो हमारे देश में इस समय मुद्दा होना चाहिए उसकी, और वो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। मैं लेकिन किसान आंदोलन से इसको जोड़ रहा हूं। हम अपने देश को कृषि प्रधान देश कहते हैं कि नहीं कहते? कृषि प्रधान देश का मतलब सिर्फ इतना है जहां पे कृषि के माध्यम से सर्वाधिक लोग रोजगार पाते हैं, यही तो बात है। और ये रोजगार ऐसा है जो नौकरी में नहीं आता। ये सच में कृषि प्रधान होने का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा लोग कृषि के क्षेत्र में नौकरी करते हैं, बल्कि इतने लोग जो हैं वो रोजगार करते हैं। और हमारे देश को निश्चित ही ज्यादा रोजगारों की जरूरत है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। मैंने एक समस्या देखी पिछले 20-25 सालों में, और वो समस्या ये है कि गांव में किसानों के बच्चे, खास तौर पे लड़के, युवक, वो अब पढ़ लिख के शहरों में जाके नौकरी करना पसंद करते हैं, ना कि खेतों में काम करना। क्या ये बात ठीक है? आप लोगों को भी लगता है ना ये चीज? ये क्यों पसंद करते हैं? आखिर ये नौकरी करना क्यों पसंद करते हैं रोजगार छोड़ के, जबकि हर आदमी रोजगार चाहता है। और कृषि तो सर्वाधिक स्वतंत्र रोजगार है। जब मैं कह रहा हूं स्वतंत्र रोजगार, तो उसका मतलब है कि कृषि करने वाला इतना स्वतंत्र होता है कि जब चाहे वो अपने मूड के हिसाब से फसल लगा सकता है। उसे मेहनत करने का मन है तो हल्दी लगा सकता है, उसे ज़्यादा मेहनत करने का नहीं मन है तो वो गेहूं और धान लगा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करने वाला रोजगार शायद दूसरा कोई नहीं हो सकता। और मैंने एक गजब की चीज देखी इस देश में। पेप्सी 70-80 रुपए की हो जाती है, कोई नेता आंदोलन नहीं करता, कोई नेता आंदोलन नहीं करता। लेकिन किसानों की अगर फसल, टमाटर, प्याज ये 50-60 रुपए किलो हो जाते हैं तो बड़ी आफत हो जाती है। जैसे कि 1 किलो प्याज ले जाके आदमी छीलेगा और तुरंत खाना शुरू कर देगा, जबकि निश्चित ही 70-80 रुपए की पेप्सी आदमी खोलता है, पूरी खत्म करके रखता, नहीं तो उसकी गैस चली जाएगी। आपको शायद इसके पीछे कोई षड्यंत्र नजर ना आता हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे षड्यंत्र नजर आता है। और वो षड्यंत्र अब आप लोगों को दिखना शुरू हो गया है कि सरकारें किस तरीके के नियम बना के किसानों को और ज्यादा बर्बाद करने पे तुली हैं। और ज्यादा कह रहा हूं, इसका मतलब है पहले से भी वो बर्बाद हो रहे हैं। मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि देश में बेरोजगारी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें कृषि से पैदा होने वाली जो वस्तुएं होती हैं, वो जो भी हों, उनके रेट बढ़ा देने चाहिए, ज्यादा बढ़ा देने चाहिए। मैं खुद ही कह रहा हूं, मैं 100 रुपए किलो आटा खरीदने को तैयार हूं। इतना बड़ा परिवार, अपना सखा परिवार चलाने के बावजूद 100 रुपए किलो आटा खरीदने को तैयार हूं। बस मेरी एक शर्त है, 80 रुपए गेहूं का रेट
किसान को दो, 80 रुपए गेहूं का रेट किसान को दो। इसे होगा क्या? मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स के उसमें चला जाता हूं। इससे होगा ये कि और भी चीजों के रेट बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा रेट किस चीज का बढ़ेगा आप बताओ? क्या 80 रुपए किलो गेहूं का रेट अगर हो जाएगा तो पेप्सी 550 रुपए की हो जाएगी? मैं वही कहना चाह रहा हूं जो कुछ बातें। क्या 80 रुपए किलो गेहूं का रेट जब हो जाएगा तो शराब जो है 10,000 रुपए की बोतल मिलने लगेगी? नहीं। तो फिर क्या बढ़ेगा? महंगाई किस चीज पे बढ़ेगी? सबसे ज्यादा जो महंगी होगी वो होगी मजदूरी, क्योंकि जो मजदूर खेतों में काम करता है वो फिर अपने लिए अच्छी मजदूरी की मांग करेगा, और जब किसान ज्यादा पैसा कमा रहा होगा तो वो मजदूरों को भी ज्यादा पैसा देने में कोई आनाकानी नहीं करेगा। इसका नतीजा ये होगा कि हमारे गरीब के पास पैसा पहुंचेगा, और जब गरीब के पास पैसा पहुंचेगा तो अचानक ही जितने भी व्यवसाय हैं सब में गति आ जाएगी। तरह तरह के इकोनॉमिक्स बैठे होंगे दुनिया में, वो अपने तरीके से आज गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, कोई ये कहेगा सरकार से कि गरीबों को पैसा बांट दो, कहेगा नहीं कहेगा? वो कहेगा गरीबों को पैसा बांटो ताकि गरीबों के पास परचेजिंग पावर आएगी तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो ऐसे हमारे अर्थव्यवस्था का चक्का घूमने लगेगा। बकवास करते हैं ये, क्योंकि सरकार अगर अपनी जेब से पैसा लोगों को देगी तो वो चक्का तो बढ़ेगा, लेकिन वो पैसा लेने के लिए सरकार जो है फिर टैक्सेस बढ़ाएगी, सरकारी नौकरियों में कटौती करेगी, सब तरीके के वो उपद्रव करेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों से टैक्स वसूला जा सके। और इसका नतीजा ये होगा कि लौट फेर के फिर गरीब पे और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन तुम्हारे इकोनॉमिक्स भी क्या करें पढ़ने वाले, अर्थशास्त्री सारे लोग तो जो हैं वो किताबें वो पढ़ते हैं जो उन लोगों ने लिखी है जो तुमको गुलाम बनाने के लिए सारी योजनाएं ला रहे हैं। सारी योजनाएं तुम्हारे देश को, तुम्हारे पूरी व्यवस्था को गुलाम बनाने की योजनाएं। किसी भी इकोनॉमिक्स पढ़े अर्थशास्त्री से मैं इस विषय पे बात करने को राजी हूं। देश की सरकारों से मैं बात करने को राजी हूं। मैं सारे किसानों से कह रहा हूं कि अगर अभी देश में ऐसा नियम आ जाए कि कृषि से पैदावार होने वाली जो चीजें हैं उनके रेट दुगने तिगने मार्केट में बिकने पर कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी टीवी चैनल इसको दुष्प्रचार के रूप में प्रचारित नहीं करेगा। बस एक कोई ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें अगर बाजार में 100 रुपए किलो आटा बिक रहा है तो उसके बिकने पे वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्थान जो कि किसानों का ही बनाया हुआ हो, ये मोहर लगाएगा कि हां मुझे 80 रुपए गेहूं के मिले थे। यानी कि
अगर प्याज 100 रुपए किलो बिकता है तो किसानों को 80 रुपए पहुंचे, इसकी मोहर होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, अभी जब प्याज 80 और 100 रुपए में होता है तो वास्तविक बात यह होती है कि किसानों को तब भी 20 और 25 रुपए मिल रहे होते हैं। सारा मंडी व्यवस्था जो कि ये आड़तियों की बैठाई हुई है वो उनको खा जाती है। और जब ज्यादा पैसे मिलेंगे तो जो बच्चे अपनी नौकरियां छोड़ के, अपना खेती छोड़ के नौकरियों की तरफ भाग गए हैं, वो वापस आके अपना खेत संभालेंगे। और ऐसी स्थिति में नौकरियों में जो आपाधापी आ गई है, जो भागदौड़ आ गई है कि एक नौकरी और 1000 लोग उसे चाहने वाले, उनमें थोड़ा सा संघर्ष कम हो जाएगा, लड़ाइयां कम हो जाएंगी। तो एक तरीके से मैं रोजगार के अवसर पैदा करने की भी बात कर रहा हूं। और जो मैं कह रहा हूं कि किसानों को अगर इस तरीके का कोई सिस्टम जो किसान के मार्फत ही कुछ तरीके का बने, तो मैं नहीं समझता किसान ये मंडी में बेचेंगे और वहां बेचेंगे इसका विरोध करेगा। साथ ही साथ किसानों को एक सुविधा और देनी चाहिए। सरकार अगर उस पे एक बार भी ये कह दे कि हां हम ये व्यवस्था करने को राजी हैं, तो मैं समझता हूं कि आज जो किसान बैठे हुए हैं जिद पे अड़े कि नहीं हम तो ये तीनों कानून खत्म करवा के ही मानेंगे, अगर एक नई व्यवस्था और इसमें ऐड की जाए तो हो सकता है किसान किसी तरीके के समझौते को भी तैयार हों। और वो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो किसान सालाना, आपको शायद नहीं पता लेकिन किसान ऐसा करते हैं कि जब वो फसल लगाते हैं उससे पहले वो एक लोन उठाते हैं बैंक से, और बैंक से लोन उठाने के बाद जब वो फसल पूरी हो जाती है तो उनको निपटाना पड़ता है, ब्याज सहित निपटाते हैं। फिर उसके बाद दूसरी फसल लगाने के लिए फिर लोन लेते हैं, ऐसा होता है। तो दो बार वो लोन लेके उसका ब्याज सहित उसको निपटाते हैं। इसका फायदा किसे है? किसान को नहीं, इसका फायदा है बैंकों को। तो एक नियम होना चाहिए, और वो नियम ये है कि जब भी किसान बैंक से लोन ले तो उसके लिए जब इतना डिजिटल सिग्नेचर, अंगूठे के, आंखों के निशान, अब तो पता नहीं क्या क्या और होने जा रहा है, जब इतने सारे हैं तो हर किसान के बारे में यह भी लिखा होगा कि फला किसान की 10 एकड़ खेती है कि 20 एकड़ खेती है कि कितनी है। जितनी भी खेती हो उसके हिसाब से एक लोन की रकम तय कर देनी चाहिए। किसान के खाते में उतना पैसा ऑटो हर 6 महीने के बाद आ जाना चाहिए जिसे वो अपनी सहूलियत के हिसाब से निकाल सके, ना कि पूरा निकाल के अपने पास रखे। क्योंकि कई बार किसानों के साथ ऐसा भी हमने देखा है कि एक किसान 50,000 रुपए सपोज दैट उसने लोन लिया, तो लोन तो उसने लिया अपनी फसल कुछ करने के लिए, लेकिन फिर लोन लेते वक्त भी 1,000-2,000 रुपए खिलाने पड़ते हैं। और जब लोन ले लेता है तो उसके बाद भी वो पैसा है थोड़ा इधर उधर खसक जाता है। जैसे कोई पैसा आके घर में रखा है तो अननेसेसरी खर्चा हो गया, कभी कुछ नहीं तो पत्नी की 2 साड़ियां ही ज्यादा आ गईं। ऐसी स्थिति में अगर किसान के खाते में उसकी कितनी खेती है उसके हिसाब से एक राशि उसके खाते में हो, तो वो जितनी जरूरत हो उतने निकाल के यूज कर सकता है अपनी खेतीबाड़ी के लिए। क्योंकि किसान को जब अच्छी फसल मिलने की संभावना होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहेगा। दूसरी बात इससे ये हो कि इसमें जो उसके पैसे को दिया जाए उस पर किसी भी तरीके का ब्याज नहीं होना चाहिए। ये ब्याज की व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी। सरकार को अगर 2-4 लाख करोड़ रुपए देने ही हैं, जैसे कि अभी 20 लाख करोड़ रुपए सरकार कहती है कि उसने दिए, जिसमें से 4-5 लाख करोड़ रुपए उसने बैंकों के मार्फत से लोगों को लोन दिया, तो यानी कि उसे बैंकों ने नहीं दिया, सरकार ने दिया, वो सब्सिडी थी।
वो बैंकों के पास पैसा सरकार का था। तो क्या पूरे हिंदुस्तान में 3-4 लाख करोड़ रुपया कृषि के नाम पे सरकार नहीं डाल सकती, जिसको ब्याज मुक्त करके दिया जाए? बहुत गंभीरता से हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम कृषि के जो रेट होते हैं खाद्य पदार्थों के, उनको हम हाई करें। लेकिन अब साजिशें मैं बता रहा हूं आपको कि साजिशें क्या होती हैं। साजिशें होती ये हैं, आपका डॉलर इस समय 75 रुपए का है। आपके डॉलर में शक्कर कितनी मिलती? $1 में 2 किलो शक्कर मिल जाती। लगभग 2 किलो शक्कर आज की तारीख में मिल जाती। यानी कि अगर कोई विदेशों में यहां से शक्कर खरीदना चाहेगा तो वो $1 भेजेगा और 2 किलो शक्कर ले जाएगा। मैं आम बात बता रहा हूं, बाकी तो मैं बता दूंगा और भी इसमें घोटाले हैं, सामान्य सा समझो। लेकिन हम ये कहें कि हम ये शक्कर जो है 70 रुपए किलो लेंगे, और जैसे ही हम 70 रुपए किलो शक्कर लेंगे, वैसे ही विदेश में $1 में एक किलो शक्कर जाएगी। इसका मतलब समझते हैं? कई लाख करोड़ रुपए का या कई लाख डॉलर का व्यवसाय होता है। भारत हमारा एकमात्र देश है जो कि पूरी दुनिया को सर्वाधिक चीनी सप्लाई करता है। थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ने लगे तो ये जो डॉलर को कंट्रोल करते हैं, इनकी बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए जो डॉलर को कंट्रोल करते हैं वही तुम्हारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वही तुम्हारे मीडिया को कंट्रोल करते हैं। और मीडिया, नेता, पुलिस, ये तीनों तो पूरे तरीके से बिके हैं। जुडिशरी भी थोड़ा बचा रह गया। अब जुडिशरी में भी घुन वैसे लग चुका है। हमारे जो 4 स्तंभ थे, जो संविधान के 4 स्तंभ बताए जाते हैं, वो तो एक तरीके से घुन लग गया, उसमें पूरे तरीके से घुन लग गया। 4 स्तंभ अलग अलग इसलिए बनाए गए थे कि अगर कभी कोई नेता गलत करेगा तो अखबार उसके खिलाफ लिखेगा, कभी कोई अधिकारी भ्रष्ट हो जाएंगे तो नेता उनके खिलाफ कुछ आवाज उठाएगा। लेकिन अब तो सब मिली भगत चल रही है। अब तो सब आपस में, क्योंकि जो सिस्टम पीछे से इन सब सिस्टमों को बनाने के बाद इनको कंट्रोल कर रहा है, वो सिस्टम बनाया ही इस तरीके से गया है कि फाइनली इन सब के माध्यम से तुम्हारा शोषण किया जा सके। सच बात तो यह है कि ये 4 स्तंभ नहीं हैं। संविधान के ये 4 स्तंभ तुम्हें अच्छी अच्छी बातों के तहत बताए गए। सच बात तो यह है, ये 4 हाथ हैं जो तुम्हारी गर्दन दबाने के लिए तैयार किए गए थे। लेकिन अब तुम कहोगे कि मैं तो संविधान को भी गलत बता रहा हूं। बिल्कुल गलत बता रहा हूं, और इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिवाय इस बात के कि इंग्लैंड नामक जिस देश ने पूरे दुनिया में शासन किया था, जब जब जहां जहां से इसने अपना शासन हटाया, वहां वहां संविधान की रचना करवाई, वहां वहां डेमोक्रेसी है। लेकिन इंग्लैंड में आज भी डेमोक्रेसी नहीं है। यह तो ऐसा हो गया कि डेमोक्रेसी इतने फायदेमंद है कि आप पूरी दुनिया पे लागू कर दीजिए, लेकिन अपने को दुखी रखेंगे राजतंत्र चला के ही।
इंग्लैंड कितना दुखी देश, पूरे दुनिया के दुख ले लिए उसने राजतंत्र को बचाए रख के, और पूरे दुनिया को लोकतंत्र का आनंद बांट दिया। आने वाला समय और ज्यादा बुरा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये किसान आंदोलन चलने के बावजूद भी ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सरकार इन तीनों उसको वापिस नहीं लेगी कानूनों को। और ये अडानी अंबानी ने नहीं करवाया। अडानी अंबानी तो बहुत छोटे बच्चे हैं। सच बात तो ये है कि जो सिस्टम ये सब कंट्रोल करता है, उसे कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं सिवाय एक बिजनेस के कि लोन दो, और वो है बैंकिंग सिस्टम। और बैंकिंग सिस्टम एक समय था जो कि सोना रख के नोट छाप के चलते थे। फिर उन्होंने आया कि जीडीपी के आधार पे नोट छापो, सोना भी रखने की जरूरत नहीं, और नोट छापने में भी कुछ पैसे खर्च होते थे। और अब तो और जमाना तरक्की कर गया, ना सोना रखना है, ना जीडीपी देखनी है, ना नोट छापने हैं। आने वाला वक्त बिल्कुल हवा में फेंकी गई करेंसी, जैसे मैंने मुंह से फेंक दिया कि 1 लाख तुम्हारे, तो 1 लाख उसके हो गए। सब कुछ हवा में। और कमाल की बात यह है कि जब हम किसी को पहले 100 का नोट देते थे तो उसमें से 1 रुपए वो नहीं काटता था कि बैंक वाले अपना मांगते हैं, लेकिन आज हम किसी को अगर 100 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1% बैंक उसमें लगा लेता है अपना। आपने देखा होगा कभी आप जाके मशीन पे अपने कार्ड से पैसे दो तो 1% काटने लगते हैं, कोई 2% भी काट रहा है। तो ये तो बड़ा गजब का युग आ गया। और जो लोग इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है अडानी अंबानी होके अपने स्टोरेज बनाने की? उनके तो तुम नाम भी नहीं जानते, जिनकी दुनिया में सारे बैंक हैं। और हमारा सारा सिस्टम बिल्कुल लीगल बनाने की बहुत जोर शोर से कार्रवाई चल रही है। हमारे पैसे का हिसाब लीगल हो, हमारी खेती लीगल हो, हमारा बैंक जितना भी जो कुछ है सब कुछ लीगल हो, हमारी प्रॉपर्टी लीगल हो, हमने जो कुछ खरीदा उसके हम पे प्रमाण पत्र हो, हमारी हर चीज लीगलिटी करने पे जोर है। लेकिन कोई नहीं पूछता कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक विश्व बैंक, उसका ऑडिट क्यों नहीं होता, उसका ऑडिट क्यों नहीं किया जाता, उसका ऑडिट पब्लिक को करने का अधिकार क्यों नहीं है? आखिर दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जिसने हिंदुस्तान को ही 110 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है, अमेरिका के ऊपर तो 10 करोड़ का कर्जा है। अगर पूरी पृथ्वी पे जितना धन सारे लोगों के पास है, अगर वो जोड़ लें, उसको इकट्ठा कर लें, उससे भी ज्यादा धन विश्व बैंक लोन दे चुका है। कोई पूछे कि ये इनके पास आया कहां से? कोई नहीं पूछता। हमारे मोदी जी 60 लाख करोड़ रुपए का लोन ले चुके हैं पिछले 6 सालों में। टैक्स बढ़ गए हैं अलग, कहां कर दिया खर्चा इतना? सब उधारी पे ही चल रहा है हमारा घर। तो इतनी पैदावार, इतनी सब ये सब जा कहां रही है? तो शायद आपको जान के हैरानी होगी कि जब मोदी जी नहीं आए थे तब तक का रिकॉर्ड था कि जितना भी लोन विश्व बैंक से हमने लिया था उसका ब्याज सालाना 5.5 लाख करोड़ रुपया जाता था। यानी कि मोदी जी ने दुगना कर दिया है। अब समझ जाओ, लगभग 11 लाख करोड़ रुपए तो ब्याज जा रहा है। और जिस
बैंक के पास इतना ब्याज जाता है, और ये केवल एक देश की बात है। विश्व बैंक से लोन लेने वाले 184 देश हैं। कभी सोच के देखना, हिसाब लगाना कितना धन सिर्फ ब्याज का उनके पास जा रहा है। और उन्होंने हमें क्या दिया है? विश्व बैंक ने अभी कोरोना में इंजेक्शन लगाने के लिए लोन दिया है, कोरोना का। पूरे दुनिया में वैक्सीन लगेगी, इसके लिए लोन दिया है, और इसको वो सहायता बोलते हैं। भगवान भरा करे इनका। मैं अगर इंडियन भाषा में बात करूं तो भगवान भाला करे इनके, और एक दो से भी काम ना करे तो कई सारे करे, और पकड़ पकड़ के करने चाहिए। इनको ढूंढो कहां है। और इस देश की पढ़ी लिखी जनता से ज्यादा बेवकूफ इस समय कोई नहीं बन रहा। सबसे ज्यादा मास्क दिल्ली में यूज हो रहे हैं। सोचो कितने पढ़े लिखे। जितनी मेट्रो सिटीज हैं जहां सब पढ़े लिखे लोग हैं, वहां सबसे ज्यादा बेवकूफियां चल रही हैं मास्क की। लेकिन इस देश के किसान, जिनको सबसे ज्यादा अनपढ़ बताया जाता है, उन्होंने देश की वो नस पकड़ी है कि जिसको अगर उन्होंने सही समय पर पकड़ा ना होता और ये संघर्ष चालू ना किया होता, और 6-7 महीने तक ये सिस्टम चलता रहता, तो हम लोग जो आखिरी गांठ थी, या इसको बोलना चाहिए हमारे कॉफिन में जो आखिरी कील थी, वो गाड़ दी थी नेताओं ने। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में कहा था कि विदेशी ताकतों ने हमारे हिंदुस्तान पे तीसरी बार ये अटैक किया है। पहली बार अटैक सिकंदर ने किया था। उसे पूरे दुनिया पे जीतने के बाद अगर किसी ने हरा के भेजा था तो वो हिंदुस्तान था। उसके बाद वो बढ़ नहीं सका, कमर टूट गई उसकी और मरा। इंग्लैंड का भी राज्य पूरी दुनिया में छा गया था, लेकिन ऐसी क्रांति पैदा हुई हिंदुस्तान से आजादी की कि उसने इंग्लैंड को वापस एक छोटी सी जगह में समेट दिया। और यह तीसरी बार अटैक है जो चालाकी से किया गया है, जो बैंकों के माध्यम से एक सिस्टम फैला के किया गया, जो ब्याज की एक अंधी खाई की तरफ हम सबको फेंक के किया गया। कोरोना जैसी बीमारी के नाम पे हमको और रीढ़ की हड्डी तोड़ के किया गया। ये तीसरा अटैक है, और मैं सैल्यूट करूंगा उन किसानों को जिन्होंने इसको पहचान लिया। और तीसरी बार भी सिर्फ हिंदुस्तान ही है जहां के इमोशनल लोग, जहां के दिल रखने वाले लोग अपनी भावनाओं के लिए ये तीसरे आक्रमण को भी फेल कर सकते हैं। इन्हीं के पास ताकत है। और मैं कहता हूं कि अगर ये आंदोलन स्पॉन्सर्ड है तो भी ये आंदोलन होने योग्य है। अगर ये स्पॉन्सर्ड है तो भी होने योग्य है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं आज सभी लोगों से एक ही बात कहूंगा कि इस आंदोलन में जितना हो सके सहयोग करें। इस आंदोलन की आग को बुझने देना
अपनी कॉफिन में आखिरी कील ठुकवाने जैसा होगा। मुझे डर है कि जल्द ही कोरोना पार्ट 2 के नाम से, क्योंकि जिन साजिशों ने ये सब किया है, मैंने पहले ही कहा था कि ये कोरोना पार्ट 2 के नाम की बदतमीजियां दिखाएंगे। 6 महीने 7 महीने पहले बोला था कि ये दिसंबर में करेंगे। शायद उन्हें ये पता था कि किसान आंदोलन को पकने में भी इतना समय लग सकता है, ऐसी कोई आंदोलन खड़ा हो सकता है, क्योंकि जो नियम बनाए हैं, आखिरी जो गर्दन दबाने के लिए उपाय इन्होंने किया है, इसके लिए कोई आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। तो जिस तरीके से शाहीन बाग का आंदोलन, जिसको खैर मैं ज्यादा मूल्यवान नहीं मानता, उसको भी दबाने का काम कोरोना ने किया, ये किसान आंदोलन को दबाने का काम कहीं कोरोना से फिर ना किया जाए। मैं एक साथ 2 लड़ाइयों की बात कर रहा हूं, एक तो अपना जीवन पूरे तरीके से बचाने का, और एक नई व्यवस्था की तरफ जो कि इस देश के किसान लिख सकते हैं, और दूसरा कोरोना नाम के इस षड्यंत्र को खत्म करने का, जिससे और तरीके की शैतानियत पैदा होगी। ये किसान आंदोलन के ही बस की बात है, किसानों के ही बस की बात है। मैं सैल्यूट करता हूं उनको। निश्चित ही मैं इस समय किसान आंदोलन में उनके साथ नहीं हूं, वो मेरी अपनी मजबूरियां भी हैं, मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं। मेरी मजबूरियां ये नहीं हैं कि मैं किसान आंदोलन में नहीं जा सकता, मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि किसान आंदोलन में जाके मैं वहां उस भीड़ में सिर्फ एक आदमी को बढ़ाने का काम करूंगा, लेकिन यहां बैठ के मैं किसान आंदोलन में 100, 200, 500, 1000 लोगों को भेजने का काम कर सकता हूं। मैं अपनी बात से ही इतना कर सकता हूं कि जो किसान आंदोलनों को बल देने का काम करेगा। मैं अपने तर्कों से वो काम कर सकता हूं जो किसान आंदोलन को दबाने के लिए तर्क दिए जा रहे हैं, मैं उसके खिलाफ तर्क दे सकता हूं। किसानों के ऊपर जिस तरीके के भी आरोपण उठ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ अपनी समझ को इस्तेमाल करके उन्हें दबाने का काम कर सकता हूं, और अब से करूंगा। जो भी किसानों के ऊपर सर्वाधिक बड़ी उंगली उठती देखूंगा, उसे मैं अपने तर्कों से तोड़ूंगा और किसानों से कहूंगा कि उन्हें मेरे तर्क सुना दें। मैं यहां बैठे बैठे अपनी लड़ाई लड़ूंगा। मैं यहां ओशो कुंभ को कर रहा हूं, मेरे अपने कमिटमेंट हैं 40 दिन के यहां, जो मुझे नहीं पता थे जब किसान आंदोलन शुरू हुआ। और मेरे कमिटमेंट इतने गहरे हैं कि अगर इस बीच में मेरे किसी बहुत अजीज की मृत्यु भी हो जाए तो शायद उसे मैं कांधा देने नहीं जाऊंगा। ये मेरे अपने कमिटमेंट हैं, इसी को मैं मजबूरियों में बात करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो लोग भी फेसबुक पे हैं और सब जगहें हैं, उन्हें किसान आंदोलन के सपोर्ट में अपना समर्थन जारी करना चाहिए। बात केवल किसान आंदोलन की नहीं है, बात हमें तीसरी बार गुलाम बना देने की है। और यही तो हिंदुस्तान की खूबी रही है कि जब जब पूरी दुनिया हारी है, तब तब हम जीते। तो इस बार भी यही होगा। मैं ये जानता हूं कि इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा लेगी, और ये अभी तक उनकी सारी बातों से सिद्ध हो गया है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल अंदर से कॉन्फिडेंट है कि बहुत बार हमने बहुत आंदोलनों को दबा लिया, बहुत लोगों को हमने देशभक्ति की आड़ में बहुत तरीके से नाजायज ढंग से दबा लिया, और इस बार भी ऐसा कर लेंगे। लेकिन
कहते हैं ना, एक कहानी है कि किसी सन्यासी ने अपना चोगा एक बार पहन के जा रहा था, तो एक सांड ने उसे पीछे से देख के ठोक दिया। सन्यासी सीधा था, उसने कुछ ना कहा, लेकिन फिर सांड को मजा आने लगा और सांड अक्सर ऐसा करता कि उस सन्यासी को कहीं देखता और पीछे से मार देता। लेकिन वो सन्यासी फिर भी उसको कुछ न कहता। एक दिन की बात, सन्यासी किसी नदी में स्नान कर रहा था, उसका चोगा पेड़ पे टंगा था। सांड ने फिर देखा, इस बार भी ठोक दिया। बस वैसी ही कुछ हालात हमारे इस देश में शासन कर रहे हिंदुस्तानियों के नाम पे विदेशी सरकारों को है कि वो भी गलत जगह इस बार पंगा ले लिया। मुझे पूरा डर है, मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, मुझे पूरा डर है कि कहीं ये सत्ता बरकरार रखने के लिए इस साल मोदी जी की हत्या ना हो जाए। और अगर ये मोदी जी की हत्या हुई और इसका इल्जाम खालिस्तान के नाम पे सरदारों पे डाला गया, तो ये देश एक बहुत बड़ा गृह युद्ध देखेगा। मुझे डर है, पहले भी जाहिर कर चुका हूं, फिर जाहिर कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों के दांत निकलेंगे। कृपा करके जब वो दांत खोलें हंसने के लिए मेरी बात पे, तो उसके बीच में वो अपनी उंगली भी डाल लें। शायद दबने के बाद उनको थोड़ा चिंतन करने का मौका मिले कि देशभक्ति अपने मुंह से अपनी उंगली काटने को नहीं कहते हैं। तो हम अपने देश को बर्बाद करके देशभक्त ना बने, क्योंकि ये दांत देशभक्तों के ही निकलते हैं।